तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। इस चैनल पर मिलेगा आपको हाई क्वालिटी कंटेंट रिगार्डिंग द एवरी काइंड ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपको मिलेगा डीएनए और रेप्लिकेशन, जो आपके एनसीईआरटी के टॉपिक है 12th क्लास के। इनसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में किस तरीके से क्या क्या चीजें डिफरेंस होती है इन प्रोसेस के अंदर, रेप्लिकेशन के अंदर, और क्या क्या चीजें सिमिलैरिटीज होती हैं, एक तरीके की कंपैरेटिव स्टडी आपको इस वीडियो के अंदर आज मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और फटाफट बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो है डीएनए स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि डीएनए स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर नेचर का होता है, और दूसरा ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके पास फ्री एंड्स है, नहीं, नो फ्री एंड्स, क्योंकि सर्कुलर होने की वजह से ये इसके क्लोज्ड एंडेड है। इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड डीएनए, क्लोज्ड एंडेड डीएनए। यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डबल स्ट्रैंडेड विद फ्री एंड्स। फ्री एंड्स होने की वजह से यहाँ पर कैसे सीक्वेंसेस होता है, टीलोमर प्रेजेंट रहते हैं, टीलोमर प्रेजेंट, जिनके लिए रेप्लिकेशन के लिए टीलोमरेज एंजाइम। भले हम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि यीस्ट, और भले हम मल्टी सेलुलर की बात करें जैसे कि ह्यूमन, दोनों के अंदर ही लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। लीनियर डीएनए की वजह से उनके जो एंड्स होंगे वो ओपन एंडेड होंगे, तो टीलोमर प्रेजेंट रहेंगे और टीलोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं लोकेशन के बेसिस पे। पहला हमारा शेप के बेसिस पे बात होगी, दूसरा हम बात करते हैं लोकेशन। प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड रहता है, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियोइड रीजन प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, एक्ट्स लाइक एन ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। साइज की बात करें तो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है, मतलब कितना 4.6 मेगा बेसिस। अब यहां पर आपको एक बात समझने की बहुत जरूरत है। अगर बेस पेयर की बात करें या फिर हम केबी की बात करें, किलो बेस पेयर, या फिर हम मेगा बेस पेयर की बात करें, तो किस तरीके से निकालते हैं। बेस पेयर आपका 1 होता है, किलो बेस पेयर आपका 10,000 होता है, ओ सॉरी 1000 होता है, एंड मेगा बेस पेयर की बात करें तो यहां पर 10 की पावर 6 होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 10 की पावर 3 और यहाँ पे 1। तो आपको अगर बेस पेयर निकालने हैं तो कितने बेस पेयर होंगे, 4.6 अगर यहाँ पर दे रखा है आपका 4.6 मेगा बेस पेयर ले रखा है, तो 4.6 इंटू 10 टू की पावर 6 ये लिख दो, और फाइनली इतने आपके बेस पेयर है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंपैरेटिवली अगर यूकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो आपका काफी ज्यादा लार्ज होता है, मतलब 48 टू 249 मेगा बेस पेयर इन ह्यूमंस एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा ही होगा। अगर हम एक सिंगल सेलुलर की बात करें और एक मल्टी सेलुलर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टी सेलुलर में ज्यादा डीएनए ही प्रेजेंट रहेगा। पैकेजिंग की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में नेकेड और एसोसिएटेड विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जनरली लेस कॉम्प्लेक्स। मतलब जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे थे, जब हमने डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ा था अपने पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 में पैकेजिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है, आप जाकर के प्लीज उस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो पैकेजिंग होती है वो काफी ज्यादा नॉन कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब जैसे यूकैरियोट्स में होती थी कि ऑक्टामर प्रेजेंट होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर बीट्स ऑन स्ट्रिंग आता है, फिर सोलेनॉइड मॉडल आता है, फिर लूप स्ट्रक्चर आता है, फिर उसके बाद फाइनली क्रोमोसोम स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो प्रोकैरियोटिक के केस में इतना सब नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक के केस में नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं और वो फाइनली स्कैफोल्ड प्रोटीन्स होते हैं, और जो प्रोटीन को पैकेज कर देते हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट नहीं रहती है। नेकेड का कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, नेकेड का मतलब है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है एनएम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो प्रेजेंट नहीं होती है, जनरली लेस कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोटिक के केस में वही सारे केसेस आ जाते हैं, वापस से हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर बाइंड होगा डीएनए के ऊपर, डीएनए रैप्ड होगा, और फाइनली आपका बीट्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल बनेगा, फिर सोलेनॉइड, फिर लूप स्ट्रक्चर, फिर फाइनली आपका क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, फिर क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम। तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती है, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग। एंड्स की बात करें, एंड्स तो नन इसमें प्रेजेंट ही नहीं होते, क्योंकि इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, उसकी बात हम पहले कर चुके हैं, राउंड होगा, सर्कुलर होगा। लीनियर एंड्स, टीलोमर्स आर प्रेजेंट दैट रिक्वायर द स्पेशल रेप्लिकेशन बाय द टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज एंजाइम किस तरीके से रेप्लिकेट करता है उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा रखा है अपनी लास्ट वीडियो पार्ट 4 की बात करें यहाँ पे, तो पार्ट 4 को जाकर के आप देखिए जल्दी से फटाफट, और पार्ट 4 में देखिए कि टीलोमरेज कैसे टीलोमर्स को रेप्लिकेट करता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने रेप्लिकेशन बेसिस पे डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो इस स्लाइड में काफी मैं अपना कैमरा भी हटा देता हूं ताकि आपको क्लीन दिख सके पूरा जो टेबल है। आई होप नाउ इज क्लियरली विजिबल। तो चलिए बात करते हैं सेल साइकिल से रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपका एक तरीके से रिवीजन फटाफट हो जाए। सेल साइकिल की टाइमिंग, प्रोकैरियोटिक
रेप्लिकेशन की जब बात करते हैं तो एक कॉन्टिन्यूस होता है, कैन अकर रैपिडली थ्रू आउट द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल के दौरान कंप्लीट हो जाता है। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करें तो इस सेल साइकिल में रेस्ट्रिक्टेड टू द एस फेज, मतलब ये एस फेज से ही होना स्टार्ट होगा, एस फेज से ही इसमें स्टार्टिंग होगी। अगर हम बात करें रेप्लिकेशन की शुरुआत कहां से हो जाती है, अगर हम बात करें रेप्लिकेशन प्रोसेस की नहीं, रेप्लिकेशन मशीनरी की लोडिंग कहां से स्टार्ट होती है, तो वो आपको याद होगा लेट जीवन फेज से स्टार्ट हो जाती है, लेट जीवन फेज से, जहां पे प्री आरसी कॉम्प्लेक्स बनता है, पीआरसी या फिर प्री आरसी कॉम्प्लेक्स, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। दूसरी जब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसका नेम था ओराई सी साइट, यहां पर ये नेम है, ठीक है, ओराई सी इज अ साइट नेम। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो मल्टीपल ओरिजिन होंगे, क्योंकि उनका डीएनए कैसा है, लीनियर है, तो लीनियर डीएनए में बहुत सारे रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स होंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होंगे अलोंग ईच लीनियर क्रोमोसोम, ये हम बता आपको याद है। और यहां पर जो प्रोटीन बाइंड हो जाता था ओराई साइट पे, उसका नाम हो रहा था ओराई ओआरसी कॉम्प्लेक्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो सबसे स्टार्टिंग में आता था ओआरसी कॉम्प्लेक्स। तो पार्ट 4 में भी मैंने ये बता रखा है, तो आप जाके फिर से पार्ट 4 को देखिएगा यूकैरियोटिक के बारे में, अगर आपको कोई भी डिटेल मिस हो रही हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके पार्ट 4 को देखिए। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की, रेप्लिकेशन फॉर्क। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन फॉर्क होंगे, उनका नंबर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, जैसे ही सर्कुलर डीएनए होगा तो वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, तो बाय डायरेक्शनली होगा, बेसिकली मूव्स बाय डायरेक्शनली फ्रॉम द सिंगल ओरिजिन। यहाँ पर सिंगल ओरिजिन रहता है और यहाँ पर मल्टीपल ओरिजिन होने की वजह से, यहाँ पर बाय डायरेक्शनली तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल बाय डायरेक्शनली होगा, मतलब आपके बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो बहुत सारे रेप्लिकेशन फॉर्क भी बनेंगे, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्क आर फॉर्म क्रिएटिंग अ मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से डीएनए में कुछ इस तरीके ऐसे चलेगा, तो इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, तो मल्टीपल रेप्लिकेशन फॉर्क क्रिएट होंगे, मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होंगे। फोर्थ पॉइंट अबाउट द स्पीड, स्पीड की बात करें तो वेरी फास्ट होगी, किसमें, प्रोकैरियोटिक के केस में अप्रॉक्सीमेटली 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की स्पीड से रेप्लिकेशन होगा। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो स्लोअर होगा, 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड, पार्शियली ड्यू टू क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे क्रोमैटिन स्ट्रक्चर कैसा, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो रेप्लिकेशन होता है यूकैरियोट में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहां पर जो डीएनए का साइज है वो काफी ज्यादा लार्ज है और वो पैक्ड रहता है। फोर्थ कंप्लीट हुआ हमारा। अब बात करते हैं फिफ्थ की, डीएनए पॉलीमरेसेस। यहां पर जो मेन पॉलीमरेसेस रहने वाले हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम हियर, एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज द having the primer removal and polymerization activity, तो मतलब एक तरीके से गैप फिल करता है, गैप भी फिल करेगा ये, क्योंकि इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों है प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास। यूकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा जो होगा ये सिंथेसाइज करेगा प्राइमर्स को, डेल्टा जो होगा वो सिंथेसाइज करेगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड को, ये सिंथेसाइज करेगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो होगा वो करेगा लीडिंग स्ट्रैंड को, लीडिंग जो आपका कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड होगा उसको। पॉलीमरेज डेल्टा एंड पॉलीमरेज एप्सिलॉन आर द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6.1 ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का जो साइज होने वाला है वो काफी ज्यादा लार्ज रहेगा, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। यूकैरियोटिक सेल में काफी ज्यादा स्मॉलर रहेगा, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। रेप्लिकेशन एंड्स की बात करें 7, रेप्लिकेशन एंड की नॉट एप्लीकेबल, मतलब कि जब इनके पास क्लोज्ड एंडेड डीएनए है, इनके पास कोई एंड्स ही नहीं है डीएनए के, मतलब ये क्लोज्ड एंडेड है। यहाँ पर इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, तो यहाँ पर ना तो टीलोमर प्रेजेंट होंगे ना ही टीलोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ अ टीलोमरेज एंजाइम यूकैरियोटिक सेल में टू प्रिवेंट द क्रोमोसोम शॉर्टनिंग एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ पर टीलोमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। और टीलोमरेज एंजाइम की जो बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन भी ले लेते हैं टीलोमरेज के बारे में। तो टीलोमरेज हमारा एक तरीके का राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। तो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होने की वजह से इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी में क्या होता है, आपका आरएनए से वापस से डीएनए क्रिएट होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके पास खुद का आरएनए सीक्वेंस भी होता है, कंटेनिंग द आरएनए सीक्वेंस, कॉम्प्लीमेंट्री टू टीलोमरेज।
टीलोमरेज के पास जो सीक्वेंस होता है उसका, टीलोमर का जो सीक्वेंस होता है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं आपके टीलोमरेज एंजाइम के पास। इसी सीक्वेंस की वजह से वो बाइंड करता है एंड पर जाकर के और फाइनली सिंथेसाइज करता है एक स्ट्रैंड को, टीलोमर्स का स्ट्रैंड, एक 3 प्राइम ओवरिंग, एंड हेल्प्स इन द बाइंडिंग एंड create the telomeric end DNA 3 प्राइम एंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 प्राइम एंड पे टीलोमरिक एंड्स को क्रिएट कौन करता है, टीलोमरेज एंजाइम, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल शॉर्टनिंग या फिर हम बात करें जीन्स की शॉर्टनिंग नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना किस तरीके से डीएनए और रेप्लिकेशन प्रोसेस के बेसिस पर क्या क्या डिफरेंसेस है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर द watching and please subscribe my YouTube channel and hit the like button and subscribe the Bionectors.